सारे के सारे साथियों को नमस्कार। स्वागत अभिनंदन फिर से आपका कार्डियोलॉजी की दुनिया में। डायग्नोस्टिक मेजर ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर पढ़ना अपन ने स्टार्ट कर दिया है। सबसे पहले किसी भी मरीज को आते ही अपन को इन्वेस्टिगेशन कौन से कराने हैं इसका पता लगाने के लिए शुरुआती पैरामीटर होता है हिस्ट्री और फिजिकल एग्जामिनेशन। हिस्ट्री में कौन कौन से तरह की हिस्ट्री लेना चाहेंगे आप, फिजिकल एग्जामिनेशन में कौन कौन से फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, ये सारा का सारा अपन ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। अब आते हैं अपन कौन कौन से इन्वेस्टिगेशन आपके द्वारा कराए जाने चाहिए। कौन कौन से इन्वेस्टिगेशन आपके द्वारा कराए जाने चाहिए, तो इन्वेस्टिगेशन के बारे में जानकारी लें अपन। तो देखें, एक तो इन्वेस्टिगेशन होते हैं रेडियो डायग्नोस्टिक प्रोसीजर जो अपन कराते हैं, और एक होते हैं ब्लड इन्वेस्टिगेशन। तो सबसे पहले अपन रेडियो डायग्नोस्टिक प्रोसीजर के बारे में जानकारी ले लेते हैं, उसके बाद ब्लड इन्वेस्टिगेशन पढ़ेंगे। तो आज अपन टॉपिक डील करेंगे बीमारी का पता लगाने के लिए, हार्ट की बीमारी का पता लगाने के लिए कौन कौन से इन्वेस्टिगेशन अपने द्वारा कराए जाने चाहिए। इस इन्वेस्टिगेशन में यदि मैं पूछूं, बताओ साथियों, पहले नंबर पर कौन सी जांच कराना चाहोगे। इंसान को दिल की बीमारी है, तो आप सारे के सारे वहां से बैठे हुए मुझे आंसर दे रहे हैं कि सर सबसे पहले तो आप मरीज की ईसीजी करा लो। सबसे पहले तो आप मरीज की ईसीजी करा लो, क्योंकि यह प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन होता है। नॉर्मल तौर पर हार्ट के कंडक्टिव सिस्टम के द्वारा पैदा होने वाले करंट को नोट डाउन करने के लिए अपन ईसीजी का सहारा लेते हैं। यदि किसी इंसान के हार्ट में किसी तरह की पैथोलॉजी या कोई पर्टिकुलर डिसऑर्डर है, तो उस पर्टिकुलर सर्कमस्टांस के दौरान हार्ट में पैदा होने वाले करंट में किसी न किसी तरह का डिस्टरबेंस पैदा होता है, और हार्ट में पैदा होने वाले इस पर्टिकुलर डिस्टरबेंस को फाइंड आउट करने के लिए अपने द्वारा ईसीजी कराना मैंडेटरी होगा। तो सर्वप्रथम जो इन्वेस्टिगेशन अपन कराते हैं उस इन्वेस्टिगेशन का नाम है ईसीजी। तो देखें ईसीजी के बारे में, जैसा कि आप पढ़ चुके हैं नॉर्मल ईसीजी क्या होती है। नॉर्मल ईसीजी के दौरान आने वाली वेव कौन कौन सी होती हैं और वेव के आने का कारण क्या होता है। ये नॉर्मल ईसीजी में आने वाली वेव है पी वेव, QRS कॉम्प्लेक्स, एट्रियल डीपोलराइजेशन से मिलने वाली पी वेव, QRS कॉम्प्लेक्स वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, और टी वेव वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन। ये अपना हार्ट होता है। अब हार्ट में जब इश्केमिया होगा तो ईसीजी के अंदर क्या क्या तो ईसीजी के अंदर क्या बदलाव आएगा। तो सर्वप्रथम जैसे ही हार्ट में इश्केमिया का प्रोसेस स्टार्ट होता है, जैसे ही हार्ट में इश्केमिया का प्रोसेस स्टार्ट होता है, आने वाला सबसे पहला बदलाव होता है ये। आने वाला सबसे पहला बदलाव होता है ये, या फिर बदलाव होता है ये, या फिर बदलाव होता है ये। इसके बाद भी यदि इश्केमिया लगातार बढ़े और हार्ट में किसी भी तरह का डैमेज होना स्टार्ट हो जाए, तो यह तीसरा बदलाव देखने को मिलता है। और यदि हार्ट में परमानेंट नेक्रोटाइजेशन या इन्फाक्शन हो जाए, तो फिर एक और बदलाव अपन को देखने को मिलता है। यह बदलाव अपन को देखने को मिलता है। अब सोच रहे हैं कि सर क्या जल्दी जल्दी बना दी, कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा है, कौन कौन सा बदलाव है, क्या बदलाव है, कैसे हो रहा है। देखें, हार्ट में इश्केमिया होने के दौरान एपियर होने वाला पहला बदलाव समझें आप।
यहां से यहां तक अपन बात करें तो इसको अपन एसटी सेगमेंट बोलेंगे। दैट इज द एसटी सेगमेंट जो इस रेखा पर आना चाहिए। एसटी सेगमेंट यहां आना चाहिए। देखो यह एसटी सेगमेंट ऊपर चला गया। एसटी सेगमेंट का ऊपर चला जाना इसको अपन बोलते हैं एसटी एलिवेशन। एसटी सेगमेंट का ऊपर चला जाना इसको अपन बोलते हैं एसटी एलिवेशन। तो हर्ट में इश्केमिया होने पर होने वाला इनिशियल बदलाव होता है एसटी सेगमेंट एलिवेशन, या फिर यह एसटी सेगमेंट नीचे चला जाता है। देखो यहां आना चाहिए एसटी सेगमेंट, आप देखो एसटी सेगमेंट नीचे चला गया। इसको अपन बोलते हैं एसटी डिप्रेशन। इसको अपन बोलते हैं एसटी डिप्रेशन। तो हर्ट में इश्केमिया होने के बाद ईसीजी में आने वाले इनिशियल बदलाव होते हैं एसटी सेगमेंट का एलिवेशन या फिर एसटी सेगमेंट का डिप्रेशन। फिर यदि इश्केमिया लगातार बढ़े तो लगातार बढ़ने के बाद ये जो पर्टिकुलर टी वेव होती है यह उल्टी हो जाती है, और इस पर्टिकुलर टी वेव का उल्टा होना इसको अपन नाम देते हैं टी वेव इन्वर्जन। इस टी वेव का उल्टा होना इसको अपन नाम देते हैं टी वेव इन्वर्जन। टी वेव इन्वर्जन का पाया जाना इस बात का सबूत या इंडिकेशन है कि हर्ट में थोड़ी बहुत नेक्रोटाइजेशन या चोट पहुंचना या इंजरी होना स्टार्ट हो गया है। उसके बाद भी यदि ब्लड सप्लाई को रीस्टोर ना किया जाए तो हर्ट में परमानेंट इन्फेक्शन के लीजन बनने लग जाते हैं, जिससे ये जो नॉर्मली क्यू वेव आ रही है, ये जो नॉर्मल क्यू वेव आ रही है, आप इसमें देखें यह एबनॉर्मल हो जाती है। यह एबनॉर्मल हो जाती है। यदि किसी इंसान की ईसीजी में एबनॉर्मल क्यू वेव देखने को मिले तो यह इस बात का इंडिकेशन होता है कि इंसान के हार्ट में इन्फेक्शन हो चुका है। इसको अपन बोलते हैं एबनॉर्मल या पैथोलॉजिकल क्यू वेव। इसको अपन बोलते हैं एबनॉर्मल या पैथोलॉजिकल क्यू वेव। तो एबनॉर्मल या पैथोलॉजिकल क्यू वेव अपन को देखना, मान के चलें किसी इंसान की ईसीजी कराई, अलग अलग लीड में अपन को ये बदलाव देखने को मिल रहे हैं। किसी लीड में एसटी एलिवेशन है, एसटी डिप्रेशन है, टी वेव इन्वर्जन है, एक आध लीड में एबनॉर्मल क्यू वेव भी देखने को मिल रही है। तो ये परिवर्तन देखने के बाद अपन ने डिसाइड कर लिया कि मरीज को मायोकार्डियल इन्फेक्शन हुआ है। अपन ने स्ट्रेप्टोन काइनेज लगा दिया थ्रोम्बस को घोलने के लिए, और थ्रोम्बस घुल गया। घुलने के बाद इलेक्ट्रिक करंट का जो कंडक्शन एबनॉर्मल हुआ था फिर से नॉर्मल हो गया। तो एसटी सेगमेंट वापस से नॉर्मल हो गया, ना डिप्रेशन एलिवेशन नहीं रहा। टी वेव वापस से सीधी हो गई, परंतु अभी भी क्यू वेव एबनॉर्मल ही देखने को मिल रही है। एबनॉर्मल क्यू वेव का मिलना इस बात का इंडिकेशन है कि हार्ट में इन्फेक्शन हो चुका है। इन्फेक्शन होने के बाद क्या उसका रिवर्ट होना संभव है? नहीं। तो ईसीजी में आने वाला कौन सा बदलाव परमानेंट बदलाव होता है, जो ब्लड सप्लाई के रीस्टोर होने के बाद भी नहीं बदलता? आंसर आपको देना है एबनॉर्मल क्यू वेव। आंसर आपको देना है एबनॉर्मल क्यू वेव। एबनॉर्मल क्यू वेव ईसीजी में आने वाला परमानेंट बदलाव होता है, क्योंकि एबनॉर्मल क्यू वेव कब अपीयर होगी? जब हार्ट के मायोकार्डियम में इन्फेक्शन हो चुका होगा। तो हार्ट के में इश्केमिया होने पर आने वाले इनिशियल बदलाव एसटी सेगमेंट एलिवेशन और एसटी सेगमेंट डिप्रेशन, इंजरी की शुरुआत होने पर आने वाला बदलाव टी वेव का इन्वर्जन, और उसके अलावा बदलाव आता है एबनॉर्मल क्यू वेव, जो ईसीजी में अपीयर होने वाला परमानेंट चेंज होता है। और यह बदलाव आने के बाद ब्लड सप्लाई रीस्टोर भी हो जाए तो भी यह बदलाव रिवर्ट नहीं होता। यदि आप किसी इंसान की ईसीजी को देख रहे हैं, बिल्कुल स्वस्थ है, 55 साल का इंसान है,
आपको पूरी ईसीजी नॉर्मल दिख रही है और एबनॉर्मल क्यू वेव दिख रही है, तो क्या क्वेश्चन करना चाहोगे आप आदमी से? देखो अभी वो बिल्कुल स्वस्थ है, किसी तरह का कोई दर्द नहीं है, कोई सिम्टम नहीं है, फिर भी क्यू वेव एबनॉर्मल है, तो शायद आप पूछना चाहोगे क्या तुम्हें प्रीवियसली कभी दिल का दौरा आया है? और जब आप ये क्वेश्चन करोगे तो उस इंसान का आंसर यस में होगा, क्योंकि एबनॉर्मल क्यू वेव परमानेंट बदलाव होता है जो ईसीजी में अपीयर्ड हो जाता है। तो ये सारे के सारे बदलाव देखने को मिलते हैं ईसीजी में। तो देखें डायग्नोस्टिक मीजर में पहला डायग्नोस्टिक मीजर है ईसीजी, चेंजेज इन ईसीजी ड्यूरिंग द सीएडी। सीएडी बोले तो कोरोनरी आर्टरी डिसऑर्डर, जिसमें अपन पढ़ेंगे एंजाइना पेक्टोरिस, मायोकार्डियल इन्फाक्शन और कोरोनरी एथेरोस्क्लेरोसिस। बदलाव देख लें आप, एसटी एलिवेशन, एसटी डिप्रेशन जो मैंने बताया, टी वेव का इन्वर्जन और एबनॉर्मल क्यू वेव। अब इनको वास्तविक डायग्राम में भी देख लें आप, ये वास्तविक डायग्राम में देख लें। ये जो पहला वाला डायग्राम में आपको दिख रहा है, यहां पर एसटी एलिवेशन है। एसटी सेगमेंट यूजुअली एलिवेट विद इन ए मिनट ऑफ द ऑनसेट ऑफ कार्डियक चेस्ट पेन। ये पहला बदलाव देखें, एसटी एलिवेशन दिख रहा है। ये देखें टी वेव इन्वर्ट फुली आफ्टर 24 आवर। ये टी वेव है उल्टी हो गई, ये टी वेव है उल्टी हो गई, और ये बिल्कुल नीचे चली गई। इसको अपन बोलते हैं एबनॉर्मल क्यू वेव, इसको अपन बोलते हैं एबनॉर्मल क्यू वेव। और एबनॉर्मल क्यू वेव या पैथोजेनिक क्यू वेव केवल इन्फाक्शन में अपन को देखने को मिलती है। इन्हीं बदलावों को और सिस्टमेटिक तरीके से देख लें। ये पहले नंबर पर नॉर्मल ईसीजी है, दूसरे नंबर पर देखें क्या बदलाव आ रहा है। दूसरे नंबर पर क्या बदलाव आ रहा है, ये दूसरे नंबर पर देखो। दूसरे नंबर पर ये एसटी यहां चला गया, यहां होना चाहिए, देखो यहां होना चाहिए एसटी, नीचे चला गया। एसटी डिप्रेशन, ये एसटी डिप्रेशन, टी वेव उल्टी हो गई, टी वेव इन्वर्जन। एसटी डिप्रेशन और टी वेव इन्वर्जन इश्केमिया को बता रहा है। उसके अलावा इसमें देखें, ये एसटी सेगमेंट ऊपर चला गया, इसको बोलेंगे एसटी एलिवेशन, दैट इज द एसटी एलिवेशन। नेक्स्ट ईसीजी देख लें। इस डायग्राम में आपको एसटी एलिवेशन, टी वेव इन्वर्जन और एबनॉर्मल क्यू वेव दिखाया गया है। देखो ये ईसीजी ग्राफ है, ये अपर साइड यहां तक आना चाहिए, ऊपर ही रह गया, दैट इज द एसटी एलिवेशन। ये देखो टी वेव उल्टी हो गई, टी वेव इन्वर्जन, और यहां पर देखें एबनॉर्मल क्यू वेव, इसकी लेंथ नीचे तक बढ़ गई, विड्थ कम हो गई, इसी को बोलते हैं एबनॉर्मल क्यू वेव। ये देखें ज्यादा क्लियर देख लें आप एसटी डिप्रेशन को, ये वाली नॉर्मल ईसीजी, और ये देखें एसटी सेगमेंट नीचे चला गया, ये एसटी सेगमेंट नीचे चला गया, दैट इज द एसटी डिप्रेशन। एसटी एलिवेशन भी देख लें, नॉर्मल ईसीजी, एसटी सेगमेंट यहां आना चाहिए, उसमें देखें ऊपर चला गया, क्या है ये एसटी एलिवेशन, इट इज द एसटी एलिवेशन। और ये देखें एबनॉर्मल क्यू वेव, एबनॉर्मल क्यू वेव, इन सब में एबनॉर्मल क्यू वेव मिल रही है जो इन्फाक्शन को दर्शाती है। देखें यहां लिख रहा है एबनॉर्मल क्यू वेव, इट इज द परमानेंट चेंज इन ईसीजी, इट इज द परमानेंट चेंज इन ईसीजी विच इज नॉट रिवर्ट व्हेन द ब्लड सप्लाई हैज बीन रीस्टोर। ब्लड सप्लाई को रीस्टोर करने पर भी यह रिवर्ट नहीं होगी। इट इंडिकेट द इंजरी और इन्फाक्शन टू द मायोकार्डियम। दीज आर द चेंजेज सीन इन ईसीजी। तो पहला इन्वेस्टिगेशन कराएंगे अपन ईसीजी। अब आगे अपन बीमारियां पढ़ेंगे एंजाइना। मैं आपसे पूछूंगा बताओ भैया एंजाइना में क्या बदलाव आएगा ईसीजी में। एसटी एलिवेशन, एसटी डिप्रेशन, टी वेव का इन्वर्जन। एमआई पढ़ाऊंगा, बताओ एमआई में क्या बदलाव आएगा। एसटी एलिवेशन,
एसटी डिप्रेशन, टी वेव इन्वर्जन और एबनॉर्मल क्यू वेव। अब ऐसा नहीं कहेंगे सर इसमें केवल एबनॉर्मल क्यू वेव आएगी, नहीं, एमआई होगा तब तो भी शुरुआत में तो इश्चेमिया होगा ही होगा, शुरुआत में तो इश्चेमिया होगा ही होगा। तो ये सारे बदलाव अपन को एंजाइना और एमआई के अंदर देखने को मिलेंगे। तो ये पहला इन्वेस्टिगेशन होता है जिसका नाम है ईसीजी। अब अगला इन्वेस्टिगेशन कौन सा कराया जाए? इन्वेस्टिगेशन नंबर 2। इन्वेस्टिगेशन नंबर 2, इक्वेशन देता हूं मैं आपको। एक इंसान अस्पताल में आया है जो बोलता है कि मैं सुबह पार्क में दौड़ लगाता हूं तो सीने में दर्द होता है, स्क्वीजिंग नेचर का, जो कंधे, गर्दन और जौ तक जाता है। सीढ़ियां चढ़ता हूं तो मुझे दर्द होता है, सीढ़ियां चढ़ता हूं तो मुझे दर्द होता है। फिर अपन पूछ रहे हैं रेस्ट करते हो तो दर्द होता है क्या? नहीं होता। चलो फिर अपन को लगा कि यार हार्ट का हो सकता है, अपन ने ईसीजी कराई। अब ईसीजी तो सुपाइन पोजीशन में लिटाकर कराएंगे तो 99% पूरी उम्मीद नॉर्मल आएगी, क्योंकि उसको दर्द कब हो रहा है? चलने फिरने पर हो रहा है, एक्सर्शन पे दर्द हो रहा है। तो क्या कोई ऐसा इन्वेस्टिगेशन है जो अपन उसको चलाते फिराते ईसीजी कराएं? चलाते फिराते ईसीजी कराएं, क्योंकि चलने फिरने पर ही इश्चेमिया हो रहा है। तो जैसे कि आप जिम के अंदर ट्रेडमिल मशीन देखते हैं, उस पर इंसान को दौड़ाएं, ट्रेडमिल मशीन पर इंसान को दौड़ाओ और ट्रेडमिल मशीन पर इंसान को दौड़ाते हुए लीड लगा दो ईसीजी की और बीपी का कप बांध दो, तो ईसीजी और बीपी मॉनिटरिंग करें। अगर दौड़ते हुए उसको दर्द हो और उस दौरान जो ईसीजी हो रही है उसमें एसटी एलिवेशन डिप्रेशन मिल जाएगा तो समझ जाएंगे एक्सर्शनल एंजाइना है। चलने फिरने पर दर्द होने वाले एंजाइना को एक्सर्शनल एंजाइना कहते हैं। तो एक ऐसी भी ईसीजी होती है जिसके अंतर्गत मरीज को ट्रेडमिल मशीन पर दौड़ाते हैं और ईसीजी की लीड लगाकर अपन ईसीजी कराते हैं। उस पर्टिकुलर टेस्ट को नाम देते हैं ट्रेडमिल टेस्ट। तो चलने फिरने पर सीने में दर्द होने वाले मरीजों में या एक्सर्शनल एंजाइना वाले मरीजों में जहां पर ईसीजी की रिपोर्ट नॉर्मल आती है, उसके बाद फर्दर इन्वेस्टिगेशन करते हैं अपन ट्रेडमिल टेस्ट। फर्दर इन्वेस्टिगेशन करते हैं अपन ट्रेडमिल टेस्ट, बोले तो टीएमटी, बोले तो टीएमटी। व्हाट इज द टीएमटी? इट इज द ईसीजी ड्यूरिंग द एक्सरसाइज। It is the ECG during the exercise. It is the ECG during the exercise. एक्सरसाइज के दौरान ECG करना ट्रेडमिल टेस्ट कहलाता है। शायद बहुत सारे साथियों ने टेस्ट देखा भी होगा, रेयर में किसी किसी भाई ने टीएमटी कराई भी होगी। टीएमटी रूम में एंटर होते हो आप, क्लोथ को रिमूव कर दिया जाता है, हेयर को भी रिमूव कर दिया जाता है चेस्ट से, ईसीजी की लीड लगा दी जाती है, बीपी का कप बांध दिया जाता है, फिर आपसे कहा जाता है आप ट्रेडमिल मशीन पर दौड़ो, दर्द होने लगे तो फिर रुक जाना। इंसान ट्रेडमिल मशीन पर दौड़ना स्टार्ट करता है, धीरे धीरे से उसकी गति बढ़ाई जाती है, मिनिमम 5 मिनट से 9 मिनट तक उस पर दौड़ना होता है। ईसीजी की रिकॉर्डिंग चलती रहती है, 9 मिनट में प्रोसीजर कंप्लीट हो जाता है। टेक्नीशियन या जो फिजिशियन होता है वह रिपोर्ट को देख लेता है। एसटी एलिवेशन डिप्रेशन या टी वेव का इन्वर्जन मिले तो केस हार्ट का हो सकता है, अदरवाइज फिर नॉर्मल माना जाता है यदि कोई भी बदलाव नहीं आ रहा है तो वह इंसान जिनको एक्सर्शनल एंजाइना है, यानी इट इज द मोस्ट कॉमन डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर द पेशेंट विद एक्सर्शनल एंजाइना। एक्सर्शनल एंजाइना वाले मरीज में कराया जाने वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट कौन सा होगा? आंसर है ट्रेडमिल टेस्ट। एक्सर्शनल एंजाइना वाले मरीज में कराया जाने वाला टेस्ट कौन सा होगा?
आंसर है ट्रेडमिल टेस्ट। यहां मेरा क्वेश्चन है आपसे, ट्रेडमिल टेस्ट कराने आप जा रहे हैं तो वहां ये टेस्ट करने वाला टेक्नीशियन सामान्यतः आपसे यदि पूछे कोई दवाई लेते हो क्या, और आप बता दें कि हां मैं तो कई दवाई लेता हूं, बीपी की लेता हूं, ये लेता हूं, तो ऐसी कौन सी दवाई है जिसको आप सुबह लेकर आए हो और टेक्नीशियन मना कर दे कि ये दवाई आज बंद रखो, कल आना, कल टेस्ट करेंगे। कौन सी दवाई को ट्रेडमिल टेस्ट कराने से 24 घंटे पहले बंद करना पड़ता है या बंद कर दिया जाता है? कौन सी दवाई है जिसको टीएमटी कराने से 24 घंटे पहले बंद कर देना होता है? इस क्वेश्चन का आंसर है ब्रोंकोडाइलेटर। इस क्वेश्चन का आंसर है ब्रोंकोडाइलेटर। द ब्रोंकोडाइलेटर शुड बी स्टॉप्ड बिफोर द 24 आवर ऑफ ट्रेडमिल टेस्ट। ब्रोंकोडाइलेटर को टीएमटी कराने से 24 घंटे पहले बंद करना होता है, केवल इस पर्टिकुलर दवाई को। ऐसा क्यों जी? क्यों बंद करते हैं इसको? देखो, यदि किसी इंसान ने ब्रोंकोडाइलेटर लिया हुआ है, मैंने सुबह 9 बजे ब्रोंकोडाइलेटर लिया और टीएमटी हो रही है मेरी 11 बजे, अब मैं दौड़ लगाऊंगा तो मेरी ब्रोंकाई डायलेट है तो शरीर को ज्यादा ऑक्सीजन मिलेगी तो हार्ट में भी ज्यादा जाएगी। तो हो सकता है जो हल्का फुल्का इश्केमिया हार्ट में होना हो वो नहीं हो, क्योंकि ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन जा रही है, ब्रोंकाई तो डायलेट है ही। तो जो वास्तविक रिपोर्ट मेरे सामने प्रस्तुत होनी चाहिए टीएमटी की, वो नहीं होगी। तो यदि आप ट्रेडमिल टेस्ट की वास्तविक अच्छी रिपोर्ट लेना चाहते हैं तो तरीका तो यही है कि इस ब्रोंकोडाइलेटर दवाई को टेस्ट होने से 24 घंटे पहले बंद कर दें। अब मैंने बहुतों का टेस्ट कराया है, बहुतों का टेस्ट देखा है, कभी भी टेक्नीशियन ने नहीं पूछा, परंतु थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अपन को यह बात ध्यान रखनी है, क्योंकि अपन को एग्जाम देना है और उसमें पास होना है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कि ट्रेडमिल टेस्ट कराने से पहले कौन सी पर्टिकुलर दवाई है जिसको बंद कर देना चाहिए, तो आंसर आता है ब्रोंकोडाइलेटर। इज दैट क्लियर? तो एक्सर्शनल एंजाइना वाले मरीजों में भी ईसीजी कराएंगे परंतु दौड़ाते हुए, ईसीजी कराएंगे परंतु दौड़ाते हुए, और दौड़ते हुए ईसीजी, इसको किस नाम से जानेंगे अपन? टीएमटी बोले तो ट्रेडमिल टेस्ट। चलें, इसके अलावा और कौन से इन्वेस्टिगेशन कराओगे आप? बताओ, लिखूं मैं? इसके बाद अब आपका मन कह रहा है कि सर लिख दो ना इको, शुरू से पहले टाइम से ही कह रहे हो आप, इको भी लिखेंगे, इंतजार करो आप। चले, कोई ऐसा मरीज अपने अस्पताल में आया जो कहता है कि सर पिछले 1 महीने में कम से कम 8 बार मुझे सीने में दर्द का एपिसोड आया, सीने में दर्द का एपिसोड आया है। पूछते हैं कब आता है? कि एक दिन मैं सीढ़ियां चढ़ रहा था तो सीने में दर्द हुआ, गंभीर घबराहट हुई, पसीना आया, सांस में घुटन हुई, कंधे तक गया, गर्दन तक गया, जौ तक गया। एक दिन मैं गाड़ी चला रहा था तो ऐसा हुआ। उसके अलावा मैं एक दिन मूवी देख रहा था तो हुआ, खाना खा रहा था तो हुआ, अलग अलग टाइम पे हुआ। और अभी पिछले 1 सप्ताह से तो हर 24 से 48 घंटे में एक बार दर्द होता ही होता है। सोचो, इंसान अपने पास आया है, अपन पूछ रहे हैं अभी दर्द हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। अभी दर्द हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। उसकी ईसीजी कराओ, नॉर्मल। ईसीजी कराओ, नॉर्मल। उसको दर्द होता है, यह हार्ट का दर्द है कि नहीं है, यह डिसाइड करना है। साथ में ऐसा भी हो सकता है कि वो जो उसकी कोरोनरी आर्टरी है उसमें स्पाज्म होता होगा, कोरोनरी आर्टरी में स्पाज्म होता होगा। अब वो स्पाज्म कब होगा इसका कोई डिसीजन नहीं। क्या करें? टीएमटी करा ली, नॉर्मल। ईसीजी करा ली, नॉर्मल।
जरूरी थोड़ी दौड़ते हुए ही होता है, नहीं वैसे भी हो जाता है कि अब कितने दिन से हो रहा है कि अब तो मेरे को 24 से 48 घंटे में एक बार तो होता है, कभी रात को 3 बजे होता है, कभी दोपहर को 2 बजे होता है। या तो उसको भर्ती करें जब उसको दर्द हो तब ईसीजी कराएं, बट बाकी सोचो वो कहे, यदि अपन से कहे कि सर 2-4 मिनट दर्द होता है, तो जैसे उसको दर्द होगा अपन उसको लेकर जाएंगे, लीड लगाएंगे, फिर ईसीजी करेंगे तो 2-4 मिनट तो खत्म हो जाएंगे। ऐसे इंसान में क्या करें? तो ऐसे इंसान के लिए एक मशीन आती है बैटरी की तरह, उस मशीन को यहां लगा देते हैं, उसकी लीड होती हैं जिनको चेस्ट पर लगा देते हैं, और उस मशीन को 48 घंटे तक लगा के छोड़ देते हैं। उसमें टाइमर चलता है, चाहे तो मरीज को घर भेज दो, चाहे मरीज को अस्पताल में भर्ती कर लो। मरीज को सिर्फ एक बात समझानी होती है कि भैया जब जब तेरे को दर्द हो बस उसका समय नोट कर लेना। उस समय नोट कर लेता है, 3:13 पर मुझे दर्द हुआ और 3:17 तक रहा। फिर रात को भी उसको 9:05 पर दर्द हुआ, 2 बार दर्द हुआ। 48 घंटे बाद आता है, अपन पूछते हैं कब दर्द हुआ, वो अपन को टाइम बता देता है। फिर उस मशीन में से वो रिकॉर्डिंग निकालते हैं उस समय की जो वो टाइम बता रहा है। अगर उस 3-4 मिनट की ईसीजी में एसटी एलिवेशन, एसटी डिप्रेशन या टी वेव का इन्वर्जन मिले तो दिमाग लगाएंगे कि ये हार्ट का दर्द है। उस इंसान को जो दर्द हो रहा है वह दर्द हार्ट के इश्केमिया की वजह से हो रहा है। अगर बदलाव नहीं आए जो समय उसने बताया है तो यह हार्ट का दर्द नहीं है। तो वो जो मशीन से अपन 24 से 48 घंटे की ईसीजी मॉनिटरिंग करते हैं, उस पर्टिकुलर प्रोसीजर का नाम है होल्टर मॉनिटरिंग। उस पर्टिकुलर प्रोसीजर का नाम है होल्टर मॉनिटरिंग। देखो, इससे जस्ट पहले आपने ट्रेडमिल टेस्ट किया। ट्रेडमिल टेस्ट कौन से मरीज में किया? उस मरीज में किया जिस मरीज को खुद को पता है कि उसको सीने में दर्द कब होता है। पार्क में घूमते हुए, एक्सरसाइज करते हुए, सीढ़ियां चढ़ते हुए। यहां जो मरीज है उसको खुद को नहीं पता कि मुझे सीने में दर्द कब होगा। खुद को नहीं पता कि मुझे सीने में दर्द कब होगा। हां, 24 से 48 घंटे में एक आध बार हो जाएगा। तो स्टेबल है, अनस्टेबल है? अनस्टेबल है। अनस्टेबल है। स्टेबल एंजाइना या एक्सर्शनल एंजाइना में आप करोगे ट्रेडमिल टेस्ट, परंतु अनस्टेबल एंजाइना के लिए आप कौन सा टेस्ट करना चाहोगे? होल्टर मॉनिटरिंग। तो इट इज द रिकॉर्डिंग ऑफ ईसीजी फॉर 24 to 48 आवर। 24 से 48 घंटे की ईसीजी मॉनिटरिंग होती है। 24 से 48 घंटे की ईसीजी मॉनिटरिंग होती है। इस पर्टिकुलर टेस्ट को अपन परफॉर्म करते हैं जब इंसान को खुद को नहीं पता कि उसको कब दर्द होगा। गाड़ी चलाते हुए भी हो सकता है, खाना खाते हुए भी हो सकता है, चलते हुए भी हो सकता है, बैठे बैठे टीवी देखते हुए भी हो सकता है। इस तरह के एंजाइनल पेन को अपन बोलते हैं अनस्टेबल एंजाइना। और अनस्टेबल एंजाइना के लिए जो इन्वेस्टिगेशन अपन परफॉर्म करेंगे, इंसान में 24 से 48 घंटे की ईसीजी परफॉर्म करेंगे, उस पर्टिकुलर टेस्ट का नाम होगा होल्टर मॉनिटरिंग। तो पहला नॉर्मल इन्वेस्टिगेशन हो गया ईसीजी। दौड़ते भागते हुए दर्द होने पर टेस्ट कराएंगे अपन टीएमटी, ट्रेडमिल टेस्ट। और कभी भी दर्द हो जाता है, अब अपन को तो पता ही नहीं है कि दर्द हार्ट का है या किसी और का है, तो क्या यह हार्ट का दर्द है तब तो सीरियस लो। उसका पता लगाने के लिए अपन उसमें होल्टर मॉनिटरिंग कराते हैं, जो मरीज में होल्टर लगा दिया जाता है। इनको देख लें दोनों इन्वेस्टिगेशंस को, किस तरह का होता है होल्टर। देखिए, दैट इज द टीएमटी, ट्रेडमिल टेस्ट।
treadmill test. It is the ECG during the exercise. It is the most important investigation for the patient with exertional angina. Bronchodilator should be stopped before the TMT. यानी इस TMT से पहले ब्रोंकोडाइलेटर को स्टॉप कर देंगे। ये ट्रेडमिल मशीन है, ये ECG की लीड लगा दी, ये कब बांध दिया। अब ये बुजुर्ग आदमी, ओल्ड पर्सन 3 से 9 मिनट के अंतर्गत इस ट्रेडमिल मशीन पर दौड़ लगाएंगे। ECG की लगातार रिकॉर्डिंग होगी और किसी भी तरह का इश्केमिया होगा उसका पता चल जाएगा। दैट इज द ट्रेडमिल टेस्ट। अब अपन होल्टर की बात करें, दैट इज द होल्टर मॉनिटरिंग। इस तरह का होल्टर होता है, ये इससे लीड निकलती हैं जिनको चेस्ट पर लगा दिया जाता है। बोले तो इलेक्ट्रोड 24 से 48 घंटे तक इसको लगाकर रखते हैं। जब इसको दर्द हो तो घड़ी में समय नोट कर ले, जो समय इसने नोट किया है उस दौर की ECG की रिकॉर्डिंग निकाल के देख लेते हैं। यदि उसमें कोई बदलाव मिलता है तो यह दर्द मायोकार्डियल इश्केमिया की वजह से हो रहा है, और बदलाव नहीं मिले तो फिर यह दर्द अदर किसी कारण की वजह से हो रहा है। तो इट इज द होल्टर मॉनिटरिंग। इट इज द ECG रिकॉर्डिंग इन ए पेशेंट विद अनस्टेबल चेस्ट पेन। अनस्टेबल चेस्ट पेन या अनस्टेबल एंजाइना 24 to 48 hours. A holter device are placed upon the chest which record the electric activity of heart for 24 to 48 hours. Is that clear? तो इस तरीके से अपन होल्टर मॉनिटरिंग करते हैं। अब इसको अपन आगे बढ़ाएं। इसके बाद कौन सा इन्वेस्टिगेशन आप करना चाहेंगे? बोले तो इन्वेस्टिगेशन नंबर 4। बताओ क्या आ रहा है दिमाग में? तो मुझे पता है सब कह रहे हो कि सर अब तो लिख दो इको, पर मैं कह रहा हूं इंतजार करो, इंतजार करो, इको भी लिखेंगे अपन। देखिए, मान के चलें कोई इंसान है जिसको चलने फिरने पर दर्द होता है। एक इंसान है जिसको चलने फिरने पर दर्द होता है। इंसान की उम्र है 62 साल। इंसान का वजन है 102 किलो। इसको पिछले 6 महीने से चलने फिरने पर दर्द होता है। पार्क में जाता है, थोड़ा सा घूमते ही दर्द होना चालू हो जाता है। सीढ़ियां चढ़ता है तो इसको दर्द होता है। अब यह अपने पास आया है, सीने में दर्द का नेचर उसी तरह का बता रहा है कि स्क्वीजिंग नेचर का होता है। कंधे तक जाता है, गर्दन तक जाता है, जौ तक जाता है। पसीना पसीना हो जाता है, सांस में घुटन होने लग जाती है। आपका दिमाग कह रहा है कि यार हार्ट का दर्द हो सकता है। आपने ECG लिखी, बुजुर्ग आदमी करा के आया, नॉर्मल आई, क्योंकि चलने फिरने पर हो रहा है। अब कौन सा टेस्ट लिखें? ECG तो नॉर्मल आई, कौन सा टेस्ट लिखें? अब बहुत सारे बैठे हुए देखें, जो TMT आंसर दे रहे हैं उनको कहना चाहूंगा थोड़ी बहुत इंसानियत रखो। एक 62 साल वाले 100 किलो के इंसान को ट्रेडमिल मशीन पर दौड़ाना अच्छा लगेगा आपको? और क्या यह इन बुजुर्ग के लिए पॉसिबल होगा? क्या यह इन बुजुर्ग के लिए पॉसिबल होगा? नहीं। TMT से कुछ नहीं मिलेगा, होल्टर से भी कुछ नहीं मिलेगा। चलने फिरने पर दर्द होता है। तो यहां पर कौन सा इन्वेस्टिगेशन करें? नंबर 1। नंबर 2, किसी इंसान की ECG पॉजिटिव आ गई, ST एलिवेशन डिप्रेशन आ गया, TMT भी पॉजिटिव आ गई, होल्टर भी पॉजिटिव आ गया। अब क्या करें? क्या ECG, TMT और होल्टर के पॉजिटिव आने से इलाज चालू हो जाएगा? अच्छा, ये सारे इन्वेस्टिगेशन तो इस बात को बताएंगे कि इंसान के हार्ट में इश्केमिया हो रहा है, पर ये थोड़ी बताएंगे इश्केमिया जो हो रहा है
कौन सी आर्टरी की कौन सी ब्रांच में कितना ब्लॉक है? क्या वह ब्लॉक एस्प्रिन एटोरवास्टिन से हट जाएगा? क्या उस ब्लॉक के लिए स्टेप्टोकाइनेज यूरोकाइनेज लगाना चाहिए? क्या उस ब्लॉक के लिए अपन को एंजियोप्लास्टी करनी चाहिए, स्टंट डालना चाहिए, या बाईपास ही संभव है? कैसे पता लगेगा इन इन्वेस्टिगेशन से? ये तो तब पता चले जब कोरोनरी आर्टरी में आपको यह पता चल जाए कि इस ब्रांच में इतना % ब्लॉकेज है, इस ब्रांच में इतना % ब्लॉकेज है। इसका मतलब है ये पॉजिटिव आने पर भी आप उसका इलाज नहीं चला सकते। ईसीजी, टीएमटी या होल्टर मॉनिटर के पॉजिटिव आने पर भी इलाज कैसे करोगे? क्या इनसे पता लग गया कहां पर ब्लॉक है? नहीं। क्या इनसे पता लग गया कितना ब्लॉक है? नहीं, ये पता नहीं लगा। अल्टीमेटली आपको पता लगाना पड़ेगा ब्लॉक कहां पर है और कितना है। कोरोनरी आर्टरी का विजुअलाइजेशन करना पड़ेगा इनके पॉजिटिव आने पर भी। ये तो प्री इन्वेस्टिगेशन है कि ये पॉजिटिव आ जाएं तो फिर ब्लॉक को ढूंढें, और ब्लॉक को ढूंढने के लिए कोरोनरी आर्टरी का विजुअलाइजेशन किया जाता है। और डायरेक्ट विजुअलाइजेशन ऑफ कोरोनरी आर्टरी इज नोन एज कोरोनरी एंजियोग्राफी। तो लास्ट में ये पॉजिटिव आ जाए तो भी, ये पॉजिटिव आ जाए तो भी, और या कोई इस तरह का केस जो अभी मैंने समझाया, 62 साल वाला बुजुर्ग जिसका वजन 100 किलो से ज्यादा है, जो ईसीजी में नॉर्मल आ रहा है, टीएमटी हो नहीं सकती, इन पर्टिकुलर कैंडिडेट में ये इन्वेस्टिगेशन तो आपको कराना ही पड़ेगा। और इस पर्टिकुलर इन्वेस्टिगेशन का नाम है कोरोनरी एंजियोग्राफी। इस पर्टिकुलर इन्वेस्टिगेशन का नाम है कोरोनरी एंजियोग्राफी। तो अल्टीमेटली लास्ट में हार्ट में होने वाले ब्लॉक का पता लगाने के लिए अपन को एंजियोग्राफी तो करनी ही पड़ेगी। बिना एंजियोग्राफी के काम नहीं चलेगा। इज दैट क्लियर? तो अभी अभी जो केस मैंने आपको बताया, उस पर्टिकुलर केस में आप कोरोनरी एंजियोग्राफी कराओगे। यहां से ये कोरोनरी आर्टरी अराइज हो रही है, यहां से ये कोरोनरी आर्टरी अराइज हो रही है। आप सबको पता है कोरोनरी आर्टरी निकलती है कहां से? अयोर्टा से। कोरोनरी आर्टरी कहां से निकलती है? अयोर्टा से। और इस कोरोनरी आर्टरी की किसी पर्टिकुलर ब्रांच के अंदर ब्लॉक आया हुआ है। 60% तो ब्लॉक यहां आया हुआ है राइट वाली ब्रांच में, और यहां की 2 आर्टरी में 30% ब्लॉक आया हुआ है। 30, 40% यहां ब्लॉक आया हुआ है। अब इस ब्लॉक को देखने के लिए, कोरोनरी आर्टरी में आए हुए ब्लॉक को देखने के लिए, इसका डायरेक्ट विजुअलाइजेशन कहलाता है कोरोनरी एंजियोग्राफी। अब देखें अपन कोरोनरी एंजियोग्राफी किस तरीके से परफॉर्म करते हैं। ये वो भैया हैं जिन पर कोरोनरी एंजियोग्राफी अपन को परफॉर्म करनी है। इन पर कोरोनरी एंजियोग्राफी अपन को परफॉर्म करनी है। कोरोनरी एंजियोग्राफी परफॉर्म करनी है तो किस तरीके से प्रोसीजर होता है कोरोनरी एंजियोग्राफी का, कैसे अपन विजुअलाइज करते हैं, ये अपन को देखना है। यदि मैं आपसे क्वेश्चन करूं, विच ऑफ द फॉलोइंग वेव या रेज आर कॉमनली यूज्ड, which of the following rays
या वेव आर कॉमनली यूज्ड ड्यूरिंग द कोरोनरी एंजियोग्राफी, ड्यूरिंग द कोरोनरी एंजियोग्राफी। ऑप्शन आर अल्फा वेव, बी है एक्सरे, सी है साउंड वेव और डी है मैग्नेटिक वेव। कोरोनरी एंजियोग्राफी के दौरान कौन सी वेव हैं जिनका आप इस्तेमाल करते हो? देन व्हाट विल बी योर आंसर? अल्फा वेव, मैग्नेटिक वेव, एक्सरे या साउंड वेव? ये आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखें, ये वो सज्जन हैं, पूरा प्रोसीजर मैं आपको बता देता हूं जिनकी कोरोनरी एंजियोग्राफी अपन को करनी। सबसे पहले इनकी एज मान के चलो 52 साल है, फिजिशियन ने लिख दिया कि जाओ एंजियोग्राफी कराओ। तो एंजियोग्राफी कराने से पहले इनको तैयार करना होगा। कई बार या मैक्सिमम टाइम अपन लोकल एनेस्थीसिया देते हैं। बहुत ज्यादा घबराहट वाले मरीजों को जनरल एनेस्थीसिया देके भी अपन को एंजियोग्राफी करानी पड़ती है। तो जब इस मरीज में अपन को एंजियोग्राफी करानी है और एनेस्थीसिया देना है, तो कॉमन सेंस की बात है, इस मरीज को अपन को एनबीएम रखना पड़ेगा। यानी पॉइंट नंबर 1, इस मरीज को अपन को एनबीएम रखना पड़ेगा क्योंकि अपन को इसमें लोकल या जनरल एनेस्थीसिया लगाना है। इसके अलावा इस प्रोसीजर में अभी मैं बताऊंगा, एक रेडियो ओपेक डाई अपन इंसर्ट करते हैं। ये जो रेडियो ओपेक डाई होती है, इसकी विशेषता होती है कि ये शरीर में चली जाए, ब्लड वेसल में चली जाए, फिर इसके ऊपर आप एक्सरे डालो तो ज्यादा क्लियर पिक्चर मिलती है। और जहां पर ब्लॉक आया हुआ है यह डाई जाकर उस पर जम जाती है तो क्लियर फाइंडिंग अपन को मिलती। ये जो रेडियो ओपेक डाई होती है, इसकी विशेषता यह है कि किसी किसी में, लाखों में से एक इंसान में यह रिएक्शन कर जाती, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो जाती है इस डाई से। नंबर 1। नंबर 2, ये डाई ब्लड में जाने के बाद शरीर से एलिमिनेट होती है किडनी से, तो किसी किसी में यह किडनी को डैमेज पहुंचा सकती है। इस इंसान में डॉक्टर साहब ने कोरोनरी एंजियोग्राफी लिख दी और मुझे पता है कि मैं इसमें डाई इंसर्ट करने वाला हूं। क्या मुझे इसके किडनी का चेकअप करना चाहिए? और यदि किडनी खराब मिले तो क्या मैं एंजियोग्राफी कर दूं या एक बार डॉक्टर साहब से कहूं कि सर इसकी किडनी पहले से खराब है? तो समझ पा रहे हैं आप, किडनी फेलियर वाले मरीजों में डाई इंजेक्ट करना नुकसानदायक होगा। इसका मतलब है इस पर्टिकुलर मरीज में एंजियोग्राफी करने से पहले मुझे रीनल फंक्शन टेस्ट परफॉर्म करना चाहिए, रीनल फंक्शन टेस्ट परफॉर्म करना चाहिए। साथ में यानी यूरिया क्रेटिनिन में चेक करूंगा, साथ में किडनी की सोनोग्राफी करानी चाहिए, साथ में किडनी की सोनोग्राफी करानी चाहिए, बोले तो यूएसजी ऑफ केयूपी। अच्छा, इस इंसान में मैं डाई इंजेक्ट करूंगा बाद में, रेडियो ओपेक डाई, तो क्यों ना डाई को इंसर्ट करके देख लूं 0.5 ml। अगर इसको इचिंग, राइगर या कोई रिएक्शन होगी तो पता चल जाएगा, क्योंकि बीच प्रोसीजर में कोई रिएक्शन हो गई तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। तो मैं इसका एलर्जिक सेंसिटिविटी टेस्ट भी करना चाहूंगा, मैं इसका एलर्जिक सेंसिटिविटी टेस्ट भी करना चाहूंगा। तो यहां पर रेडियो ओपेक डाई के लिए मैं एएसटी करूंगा, रेडियो ओपेक डाई के लिए मैं एएसटी करूंगा, बोले तो एलर्जिक सेंसिटिविटी टेस्ट। इसके बाद इसके घर वालों से और इससे खुद से एक कंसेंट लेकर मैं साइन भी कराऊंगा कि हम, क्योंकि बहुत बार ऑन द टेबल एंजियोग्राफी करने के दौरान ब्लॉक बन जाता है आर्टरी में, इंसान एमआई से मर जाता है। अब अपन कर तो रहे हैं, अच्छा हो जाए बुरा तो घर वाले छोड़ेंगे नहीं, सीधे कोर्ट में पहुंचेंगे।
तो पहले साइन ले लो कि भैया हम सावधानी बरतेंगे, फिर भी कुछ हो गया तो समझ जिम्मेदारी आपकी होगी। लीगल इंप्लीकेशन से बचने के लिए मैं इस मरीज से कंसेंट लूंगा, जिसको नाम देंगे अपन इन्फॉर्म्ड कंसेंट, जिसको नाम देंगे अपन इन्फॉर्म्ड कंसेंट। इज दैट क्लियर? ये सारी की सारी फॉर्मेलिटी मैंने पूरी कर ली। अब मैं इस मरीज को कैथ लैब में लेकर जाऊंगा। अब मैं इस मरीज को कैथ लैब में लेकर जाऊंगा, जहां पर मैं इसकी एंजियोग्राफी परफॉर्म करूंगा। सबसे पहले मैं इस मरीज को सारा का सारा प्रोसीजर एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले मैं इस मरीज को सारा का सारा प्रोसीजर एक्सप्लेन करूंगा। एक्सप्लेन ऑल द प्रोसीजर टू द पेशेंट। इस प्रोसीजर को एक्सप्लेन करने के दौरान मैं इसको यह बताऊंगा कि भैया ये प्रोसीजर होगा, तुम्हें लोकल एनेस्थीसिया में दे रहा हूं, और जब मैं डाई इंजेक्ट करूंगा, एक तार डालेंगे तुम्हारी ब्लड वेसल आर्टरी में, एक तार डालेंगे, फिर मैं उसमें डाई डालूंगा। जब मैं डाई इंजेक्ट करूंगा तो 5 सेकंड के लिए तुम्हें पसीना आएगा, घबराहट होगी, सांस गहरी गहरी लेनी पड़ेगी, और थोड़ा दिल की धड़कन भी बढ़ेगी। घबराना मत, 5-10 सेकंड के लिए होगा। घबराना मत, 5-10 सेकंड के लिए होगा। इट इज द नॉर्मल फिनोमिना। इस पर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ। पहला क्वेश्चन आया है, कौन सी वेव कोरोनरी एंजियोग्राफी में इस्तेमाल करते हैं? अभी आंसर मिलेगा आपको। दूसरा क्वेश्चन कि यदि किसी इंसान की कोरोनरी एंजियोग्राफी के दौरान डाई इंसर्ट करने पर उसको स्वेटिंग, पाल्पिटेशन, डिस्निया होने लगे तो नर्स का क्या रोल होगा? इमीडिएट वायर को बाहर खींचे, प्रोसीजर को कंटिन्यू, तुरंत एट्रोपिन सल्फेट लगाए, तुरंत लोराजीपाम लगाए, या इट इज ए नॉर्मल फाइंडिंग? तो आंसर था इट इज ए नॉर्मल फाइंडिंग। जब डाई इंजेक्ट करते हो तो 2-4-5 सेकंड के लिए अनईजनेस होती है, घबराने वाली बात नहीं है। तो मैंने प्रोसीजर एक्सप्लेन कर दिया। फिर मैंने मरीज को बेड पर कैथ लैब में सुपाइन पोजीशन दे दी। मैंने मरीज को सुपाइन पोजीशन दे दी। फिर मैंने इस पर्टिकुलर एरिया को एंटीसेप्टिक से वॉश किया। देखो डायग्राम में मैंने बनाया है हार्ट, अयोटा, असेंडिंग अयोटा, आर्च ऑफ अयोटा, डिसेंडिंग थोरेसिक अयोटा, एब्डोमिनल अयोटा, इलियक आर्टरी, फिमोरल आर्टरी, इलियक आर्टरी, फिमोरल आर्टरी। प्रोसीजर को या तो फिमोरल आर्टरी से करते हैं या फिर रेडियल आर्टरी से करते हैं, या तो फिमोरल आर्टरी से करते हैं या रेडियल आर्टरी से करते हैं। मैं फिमोरल आर्टरी से कर रहा हूं। इस एरिया को मैं एंटीसेप्टिक से वॉश करूंगा। वॉश करने के बाद एक कैथेटर मैं यहां से इंसर्ट करूंगा। एक कैथेटर मैं यहां से इंसर्ट करूंगा। इस कैथेटर को फिमोरल आर्टरी से इंसर्ट कर रहा हूं। ब्लड इस डायरेक्शन में आ रहा है, मैं उल्टा लेके जा रहा हूं। यह एब्डोमिनल अयोटा में गया, एब्डोमिनल अयोटा में गया, थोरेसिक अयोटा में गया, आर्च ऑफ अयोटा में गया, असेंडिंग अयोटा में गया। यहां जब असेंडिंग अयोटा में जाएगा, असेंडिंग अयोटा में जाएगा तो यहां से है कोरोनरी आर्टरी में, कोरोनरी आर्टरी में इसको लॉन्च कर दूंगा। कैथेटर को कोरोनरी आर्टरी में लॉन्च कर दूंगा। सोचो, कैथेटर को कोरोनरी आर्टरी में लॉन्च करने के बाद मैं यहां से इसमें डाई पुश करूंगा। मैं यहां से इसमें डाई पुश करूंगा। ये डाई यहां से इसमें से पाइप में से होती हुई यहां तक पहुंचेगी। बोले तो कहां पहुंची? कोरोनरी आर्टरी में। अब उससे पहले पुश नहीं कर सकता क्योंकि ब्लड का फ्लो उल्टा है, बट कोरोनरी आर्टरी में सीधा है। अब यहां फिक्स होने के बाद जब मैं डाई इसके अंदर इंसर्ट करूंगा तो यहां से डाई आगे जाएगी, फ्लश होगी, और जहां ब्लॉक है उसके ऊपर अटैच हो जाएगी। जहां ब्लॉक है उसके ऊपर अटैच हो जाएगी। इस पूरे के पूरे प्रोसीजर को
मैं बाहर से एक्सरे के द्वारा देख रहा हूं अपने कंप्यूटर मॉनिटर पर। इस पूरे के पूरे प्रोसीजर को मैं बाहर से फ्लूरोस्कोपी से या एक्स रेज की सहायता से देख रहा हूं। डाई को इंसर्ट करने के बाद जो पिक्चर मिलेगी उसमें मुझे पता चल जाएगा कहां ब्लॉक है और मैं इस कैथेटर को बाहर निकाल लूंगा। प्रोसीजर कंप्लीट हुआ। यहां पर देखो मैंने क्या किया, कैथेटर इंसर्ट किया, इंसर्ट ए कैथेटर। उसके बाद मैंने रेडियो ओपेक डाई इंसर्ट की। कब इंसर्ट की? जब कैथेटर कहां तक पहुंच गया? कोरोनरी आर्टरी तक। उसके बाद मैंने मैं टोटल प्रोसीजर को मॉनिटरिंग कर रहा हूं, पर कौन सी रेज डाली जा रही है? एक्सरे। कौन सी रेज डाली जा रही है? एक्सरे। तो कोरोनरी एंजियोग्राफी में काम में आने वाली रेज कौन सी है? कोरोनरी एंजियोग्राफी में काम में आने वाली रेज कौन सी है? आंसर है एक्सरे। प्रोसीजर कंप्लीट हो गया। यहां से आर्टरी को मैंने रप्चर किया है, तो उस पर्टिकुलर जगह पर मैं क्या करूं? इस पर्टिकुलर जगह पर सबसे पहले मैं टाइट बैंडेजिंग कर दूंगा, टाइट बैंडेजिंग कर दूंगा। टाइट बैंडेजिंग करने के बाद मरीज को अगले 6 से 10 घंटे में सुपाइन पोजीशन में ही रखूंगा। देखें, प्रोसीजर को परफॉर्म करने के बाद कभी कभी ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन हो जाती है, चलने फिरने पर चक्कर आते हैं, एक बात। दूसरा, आर्टरी का फ्लो नीचे है तो यहां से ब्लीडिंग होती है यदि चलेगा फिरेगा तो इसको रोकने के लिए मैं अगले 6 से 10 घंटे उसको अस्पताल में भर्ती रखूं, सुपाइन पोजीशन में रखूं, ऑब्जर्वेशन में रखूं। फिर जब 10 घंटे बाद मैं इसको डिस्चार्ज करूं, अब ब्लॉक आया नहीं आया वो अलग बात है। ब्लॉक आया होगा तो फिर उसके हिसाब से इलाज होगा। फिर जब मैं इसको डिस्चार्ज करूंगा तो मैं इससे कहूंगा कि अगले 24 घंटे जितना पानी पिया जाए उतना पानी पीना। अगले 24 घंटे जितना पानी पिया जाए उतना पानी पीना। आपके शरीर में डाई गई है, उस डाई का एलिमिनेशन किडनी से होगा और एलिमिनेशन जल्दी हो जाएगा यदि आप ज्यादा पानी पियोगे तो। एलिमिनेशन जल्दी हो जाएगा यदि आप ज्यादा पानी पियोगे तो यहां अपन बात करें, अपन मरीज को सलाह देते हैं कि ज्यादा से ज्यादा मात्रा में पानी पीना है। इस बात का विशेष तौर से ध्यान रखना आप साथी। आगे मैं कोई भी इन्वेस्टिगेशन पढ़ाऊं या और कोई आपको कोई इन्वेस्टिगेशन पढ़ाए तो वह इन्वेस्टिगेशन जिनमें रेडियो ओपेक डाई शरीर में डालते हैं, उसके बाद यह सलाह देना मैंडेटरी होता है कि आपको ज्यादा से ज्यादा मात्रा में पानी पीना है। ज्यादा से ज्यादा मात्रा में पानी पीना है, उसका पर्पज होता है कि जो डाई आपके शरीर में गई है उसका एलिमिनेशन करने के लिए। इस तरीके से एंजियोग्राफी परफॉर्म हो गई। एंजियोग्राफी परफॉर्म होने के बाद इसकी सीडी बनती है जिसमें रिपोर्ट आती है, जिसमें पता चलता है कि ये आर्टरी इस ब्रांच में 20%, एक में 40%, एक में 80% ब्लॉक है। फिर फिजिशियन डिसीजन लेता है कि इसमें ब्लॉक है, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, रहने दो, एटोरवास्टिन एस्प्रिन चला दो। अरे बहुत ज्यादा ब्लॉक है, स्टंट डालना पड़ेगा। नहीं, 3 आर्टरी में 80% ब्लॉक है, बाईपास करनी पड़ेगी। तो करना क्या है? अब मरीज में हार्ट की बीमारी हो गई, सीएडी हो गई, अब इसका इलाज क्या करना है यह एंजियोग्राफी के बाद ही डिसाइड होता है। तो ईसीजी पॉजिटिव आ गई, टीएमटी पॉजिटिव आ गई, होल्टर पॉजिटिव आ गया, तो भी एंजियोग्राफी तो करानी पड़ेगी। इनकी रिपोर्ट देखकर इलाज चालू नहीं कर सकते, तो यह इन्वेस्टिगेशन तो हर हाल में कराना पड़ेगा। कोरोनरी आर्टरी में आए हुए ब्लॉक की लोकेशन और उसके अमाउंट का पता लगाने के लिए एक्सरेज के द्वारा विजुअलाइज करके कोरोनरी आर्टरी को किया जाने वाला प्रोसीजर कोरोनरी एंजियोग्राफी कहलाता है। इसकी परिभाषा दें, इट इज द एक्सरे विजुअलाइजेशन ऑफ कोरोनरी आर्टरी बाय इंजेक्टिंग ए रेडियो ओपेक डाई
वाया रेडियल आर्टरी और फिमोरल आर्टरी, रेडियल आर्टरी और फिमोरल आर्टरी टू फाइंड आउट द एनी ब्लॉकेज इनसाइड द कोरोनरी आर्टरी। ये इसकी परिभाषा हो गई। देन द नर्सिंग केयर बिफोर द प्रोसीजर या केयर बिफोर द प्रोसीजर, केयर ड्यूरिंग द प्रोसीजर, केयर आपको बता दिए। कोरोनरी एंजियोग्राफी कराने से पहले क्या केयर, आरएफटी करा लो, सोनोग्राफी करा लो, एलर्जिक सेंसिटिविटी टेस्ट करा लो डाई का, और घर वालों से और मरीज से साइन ले लो कि भैया कुछ हो गया तो जिम्मेदार हम नहीं होंगे। फिर कैथ लैब में जहां एंजियोग्राफी कर रहे हो सारा प्रोसीजर बता दो कि 5 सेकंड 10 सेकंड घबराहट होगी भैया, हिलना डुलना नहीं है उस दौरान जब घबराहट हो तो। सुपाइन पोजीशन दे दो, कैथेटर को फिमोरल आर्टरी से इंसर्ट करते हुए कोरोनरी आर्टरी तक ले जाओ, रेडियो ओपेक डाई फ्लश करो, पूरे प्रोसीजर को एक्सरे से विजुअलाइज कर रहे हैं अपन। उसके बाद कैथेटर को रिमूव कर लो, इंसीजनल साइड पर टाइट बैंडेजिंग कर दो। आफ्टर द प्रोसीजर 6 से 10 घंटे तक सुपाइन पोजीशन में रखो और उसके बाद ज्यादा से ज्यादा मात्रा में पानी पिए ताकि डाई का जल्दी से शरीर से एलिमिनेशन हो जाए। तो दैट इज द कोरोनरी एंजियोग्राफी। बोले तो कौन कौन से इन्वेस्टिगेशन हो गए? इन्वेस्टिगेशन नंबर 1 ईसीजी, एसटी एलिवेशन, एसटी डिप्रेशन, टी वेव इन्वर्जन, एबनॉर्मल क्यू वेव। फिर चलने फिरने पर दर्द हो रहा है तो दौड़ाते हुए ईसीजी कराओ। बोले तो ट्रेड मील टेस्ट। नंबर 3 अनस्टेबल, कभी भी दर्द हो जाता है पता ही नहीं चलता, पर 1 दिन या 2 दिन में एक बार दर्द होना निश्चित है। होल्टर मॉनिटर, इनके पॉजिटिव आने पर या इनके नेगेटिव आने पर वह मरीज जिनमें ये इन्वेस्टिगेशन नहीं करा सकते उनमें लास्ट में क्या कराना पड़ेगा आपको? कोरोनरी एंजियोग्राफी। इज दैट क्लियर? तो मेरे हिसाब से कोरोनरी एंजियोग्राफी का प्रोसेस आपको समझ में आ गया। देख लें आप क्या पढ़ाया मैंने एंजियोग्राफी में। दैट इज द कोरोनरी एंजियोग्राफी। इट इज द कोरोनरी एंजियोग्राफी। देखें यहां से कैथेटर, ये फिमोरल आर्टरी से कैथेटर अपन इंसर्ट कर रहे हैं। ये कैथेटर इसके बाद इलियक आर्टरी में जा रहा है। इलियक आर्टरी से देखो आप अयोटा में जा रहा है, अयोटा से असेंडिंग अयोटा में जा रहा है, देन कोरोनरी आर्टरी में जा रहा है। ये कोरोनरी आर्टरी में जा रहा है और ये अपन ने यहां पर डाई फ्लश कर दी। ये डाई इस प्लग से चिपक जाएगी जिसकी क्लियर पिक्चर अपन को मिल जाएगी। तो डायरेक्टली कोरोनरी आर्टरी का विजुअलाइजेशन करना, डाई इंजेक्ट करने के बाद इस पर्टिकुलर प्रोसीजर को बोलते हैं कोरोनरी एंजियोग्राफी। परिभाषा देखें, इट इज द यूज ऑफ एक्सरेज फॉर द विजुअलाइजेशन ऑफ कोरोनरी आर्टरी बाय इंसर्टिंग ए कैथेटर। कहां से? वाया रेडियल और फिमोरल आर्टरी अप टू द कोरोनरी आर्टरी टू फाइंड आउट एनी ब्लॉकेज इनसाइड द कोरोनरी आर्टरी। कोरोनरी आर्टरी में किसी भी तरह के ब्लॉकेज का पता लगाने के लिए इस प्रोसीजर को अपन परफॉर्म करते हैं। प्रोसीजर से पहले क्या केयर होती है? प्रोसीजर से पहले क्या केयर होती है? देखिए, केयर बिफोर द प्रोसीजर, द पेशेंट शुड बी केप्ट एनबीएम, इन्फॉर्म्ड कंसेंट शुड बी टेकन फ्रॉम पेशेंट एंड फैमिली मेंबर, यही बताया। परफॉर्म एएसटी फॉर रेडियो ओपेक डाई, परफॉर्म यूएसजी एंड आरएफटी। किसकी करेंगे? केवल किडनी, यूरेटर, ब्लेडर की। एक और पॉइंट है, एक दवाई होती है खासकर शुगर वाले मरीजों में, यदि आप एंजियोग्राफी कर रहे हैं तो शुगर वाले मरीजों में दवाई चलती है मेटफॉर्मिन। मेटफॉर्मिन शुड बी स्टॉप्ड बिफोर द कोरोनरी एंजियोग्राफी। मेटफॉर्मिन शुड बी स्टॉप्ड बिफोर द कोरोनरी एंजियोग्राफी। उसका कारण है कि ये जो डाई आप लगाते हो एंजियोग्राफी में, यह शरीर में एसिडोसिस करती है और मेटफॉर्मिन की गोली भी एसिडोसिस करती है। अब सुबह मरीज गोली लेकर आया, यदि इमरजेंसी नहीं है, आप एंजियोग्राफी कर रहे हो तो डबल एसिडोसिस हो जाएगा। तो एसिडोसिस से बचने के लिए मेटफॉर्मिन को 1 दिन पहले बंद करा देते।
तो मेटफॉर्मिन शुड बी स्टॉप्ड बिफोर द कोरोनरी एंजियोग्राफी। ये है केयर बिफोर द प्रोसीजर। केयर ड्यूरिंग द प्रोसीजर, द सुपाइन पोजीशन इज प्रोवाइडेड। वॉश द इंसिजनल साइट बाई एंटीसेप्टिक, फेमोरल आर्टरी वाली जगह या रेडियल आर्टरी वाली जगह। इंस्ट्रक्ट द पेशेंट दैट इंजेक्शन ऑफ रेडियो ओपेक डाई may cause uneasiness, sweating, palpitation, dyspnea for 5 to 15 seconds and it will be normal finding। घबराना नहीं है, हिलना डुलना नहीं है, ऐसा होगा 10-15 सेकंड के लिए होगा बस जब डाई लगाएंगे। The catheter has been inserted via radial artery or femoral artery up to the coronary artery and radio opaque dye has been injected। Whole procedure visualized by X-ray and blockage are seen inside the coronary artery। दोनों क्वेश्चनों का जवाब, कौन सी रेज कोरोनरी एंजियोग्राफी में इस्तेमाल करते हैं? आंसर है एक्स-रेज। आंसर है एक्स-रेज। कोरोनरी एंजियोग्राफी के दौरान रेडियो ओपेक डाई इंसर्ट करने पर जो मरीज को घबराहट होती है तो क्या करना चाहिए? कुछ नहीं करना चाहिए, 10-15 सेकंड होगी जो कि नॉर्मल होता है। इसके बाद प्रोसीजर के बाद क्या केयर है? द टाइट स्टेराइल बैंडेजिंग हैज बीन मेड अपॉन द इंसिजनल साइट। द पेशेंट शुड मेंटेन ए सुपाइन पोजीशन फॉर 6 to 8 आवर आफ्टर द प्रोसीजर, ताकि ब्लीडिंग ना हो जाए। वाइटल साइन लगातार मॉनिटर करेंगे। द पेशेंट इज एडवाइज टू टेक प्लेंटी ऑफ फ्लूइड फॉर द एलिमिनेशन ऑफ डाई। डाई को एलिमिनेट करने के लिए उसको प्लेंटी ऑफ फ्लूइड लेने की अपन सलाह देते हैं। इज दैट क्लियर? तो दैट इज द प्रोसीजर ऑफ कोरोनरी एंजियोग्राफी जो कराना मैंडेटरी होता है। तो ये 4 इन्वेस्टिगेशन हो गए, ईसीजी, टीएमटी, होल्टर मॉनिटर और कोरोनरी एंजियोग्राफी। अब बचे हुए जो इन्वेस्टिगेशन है, रेडियो डायग्नोस्टिक मेजर और ब्लड इन्वेस्टिगेशन, वो अपन फर्दर लेक्चर में डील करेंगे। तो टाइम हैज ओवर। आज के अभी के लिए इतना ही। पूरी उम्मीद कि आप साथियों को समझ में आया। आप साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स टू ऑल।